हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर रहे थे और आज उसी कड़ी में आज फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। पहला प्रश्न, बीसलपुर बांध राजस्थान के किस जिले में बनाया गया है। राजस्थान की एक नदी निकलती है बनास नदी। उस बनास नदी पर टोंक जिले में एक बांध बनाया, उस बांध का नाम है बीसलपुर बांध। ये कंक्रीट से बनाया गया बांध है। इसके बारे में चर्चा करें, लेकिन उससे पूर्व हमें बनास नदी के बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है और राजसमंद जिले से निकल करके ये नदी चली जाती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद अजमेर और अजमेर के बाद टोंक और टोंक के बाद सवाई माधोपुर में यह नदी बहती है। इन जिलों से ये नदी बहती है और सर्पिलाकार मार्ग में ये बहती है। बनास नदी सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। पदरा नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है और धौलपुर जिले से निकल करके उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है, चंबल नदी। तो इस बनास नदी के बारे में चर्चा करें तो इसमें भी बहुत सारी नदियाँ आपस में यहाँ आकर के मिलती है। तो सबसे पहली नदी बिल्कुल राजसमंद जिले के बिल्कुल नीचे एक जिला है जिसका नाम उदयपुर है। उदयपुर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है आयड़ नदी या बेड़च नदी। उदयपुर में पहाड़ियाँ हैं, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। ये जो राजसमंद से नदी निकलती है जिसका नाम बनास नदी है, ये खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन आयड़ या बेड़च नदी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो उदयपुर से निकलती है, ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर से गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है और इस नदी का नाम आयड़ नदी। फिर ये उदय सागर झील में जाती है और उदय सागर झील में जाने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। बेड़च नदी चली जाती है चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ के बाद जाती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जाकर के ये बनास नदी में मिल जाती है। तो जहाँ बनास नदी, आयड़ या बेड़च नदी और एक नदी और आती है मैनाल नदी, ये तीनों नदियाँ आपस में मिलते हैं। उस जगह को जहाँ तीन नदियाँ आपस में मिलती है उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो ये बनास नदी पर प्रथम त्रिवेणी संगम बनता है भीलवाड़ा जिले में। उसके बाद एक और सहायक नदी की चर्चा करें तो वो राजसमंद जिले से ही निकलती है। राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियाँ हैं। पहले तो हम लोग इस आयड़ या बेड़च की चर्चा करें तो ये इस तरह से बहती है, उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ और उसके बाद भीलवाड़ा। और जहाँ ये मिलती हैं वहाँ पर ही मैनाल नदी आकर के मिलती है। तीनों नदी आपस में मिलती है, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। फिर अगर चर्चा करें, राजसमंद से एक नदी निकलती है। राजसमंद से जो नदी निकलती है वो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। दिवेर की पहाड़ियों से निकल करके ये नदी चली जाती है भीलवाड़ा में और भीलवाड़ा में जाकर के ये बनास नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है कोठारी नदी। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकल करके भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। फिर एक नदी की चर्चा करें तो जयपुर से भी एक नदी निकलती है। टोंक के ऊपर देखिएगा, टोंक के ऊपर जयपुर जिला है, वहाँ से ये एक नदी निकलती है जिसका नाम है मोरेल नदी। मोरेल नदी जयपुर में चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और फिर दौसा और दौसा से होती हुई सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में आकर के ये मिल जाती है बनास नदी में। उसके बाद एक नदी और आती है अजमेर जिले से। अजमेर जिले में है किशनगढ़। किशनगढ़ से मासी नदी निकलती है और मासी नदी किशनगढ़ से निकल करके टोंक में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद एक नदी की और चर्चा कर लेते हैं और वो है खारी नदी। खारी नदी राजसमंद से निकलती है बिजराल की पहाड़ियों से, फिर भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक में जाकर के ये बनास नदी में मिल जाती है राजमहल नामक स्थान पर। इसके साथ एक नदी और मिलती है जिसका नाम है डाही नदी। ये बनास, खारी और डाई, इन तीनों नदियों पर भी एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो ये बनास नदी पर दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है। अब इसी बनास नदी पर बांध बना हुआ है। इसी बनास नदी पर टोंक में बांध बना हुआ है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध राजस्थान में कंक्रीट का बना हुआ एक बांध है और ये जयपुर, अजमेर और टोंक को जलापूर्ति
उपलब्ध करवाता है, यानी तीनों जिलों को जल देता है, पीने के लिए भी और सिंचाई करने के लिए भी। बीसलपुर बांध। अब इस बीसलपुर बांध के बारे में अगर चर्चा करें तो राजस्थान के मैप में पहले इसकी स्थिति को देख लेते हैं। राजस्थान ये धरती का नक्शा है और इस धरती के नक्शे में हम लोग बीसलपुर बांध को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बीसलपुर बांध राजस्थान में स्थित है। तो ये आ गया बीसलपुर बांध राजस्थान, और राजस्थान में टोंक, और टोंक में ये रहा बीसलपुर बांध। ये बीसलपुर बांध की स्थिति है। 3D व्यू बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर नदी का पानी रोका गया है और इस पानी से सिंचाई भी की जाती है और पेयजल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ये बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ बांध है। अब इस बनास नदी के बारे में अगर चर्चा करें, बनास नदी के बारे में चर्चा करें, पौराणिक मान्यताएं इसके साथ जुड़ी हुई है और उन मान्यताओं के अनुसार गुरु वशिष्ठ इसको धरती पर लेकर के आए थे, इसलिए इस नदी का नाम वशिष्ठी नदी भी है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है, यानी बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है जिसके माध्यम से नदी में पानी आ सके, तो ऐसी स्थिति में वशिष्ठ जी को चिंता हुई कि इसमें पानी कहाँ से आएगा। चूंकि ध्यान तपस्या से इन्होंने नदी तो बना दी, लेकिन पानी का इनके पास भी कोई इंतजाम नहीं था। भगवान शिव से पूछा कि भगवान ये समस्या है, नदी तो मैंने बना दी और इस नदी के माध्यम से लोगों का कल्याण होगा, लोगों को पेयजल मिलेगा, सिंचाई की सुविधा भी लोगों को मिलेगी, लेकिन इस नदी में पानी कहां से आएगा। तो शिव ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने इसकी भी व्यवस्था कर रखी है। इस नदी की रक्षा वन करेंगे, लेकिन वनों का पोषण इस नदी को करना पड़ेगा। तो ये नदी वन की आस भी कहलाती है। ये प्रश्न पूछा गया है किसी परीक्षा में कि वन की आस कौन सी नदी को कहा जाता है, तो इसी बनास नदी को वन की आस कहा जाता है, इसी को वशिष्ठी नदी कहा जाता है। अब इन नदियों की सहायक नदियों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बेड़च नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, मैनाल नदी। बनास, बेड़च और मैनाल तीनों आपस में मिलती है और इस खारी की सहायक नदी है मानसी नदी, मोरेल नदी, मासी नदी। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धानेश्वर धाम, जिसे छोटा पुष्कर कहा जाता है, कहां स्थित है। चूंकि इसको मिनी पुष्कर यानी छोटा पुष्कर कहा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और इसके बारे में चर्चा करें तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में छोटा पुष्कर स्थित है। भगवान शिव से संबंधित स्थल है। कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश मानसरोवर में बैठे हुए थे, लेकिन वहां से अचानक गायब हो जाते हैं और गायब होकर के राजस्थान में चले जाते हैं। राजस्थान में भगवान शिव चले जाते हैं तो पीछे पार्वती जी उनको कैलाश मानसरोवर में ढूंढते हैं कि शिव कहाँ चले गए, लेकिन उनको कहीं नहीं मिले। तो ढूंढते ढूंढते पार्वती जी आते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। और भीलवाड़ा जिले में आए तो पार्वती जी को पता चला कि शिव जी यहीं पर आए थे। तो शिव जी से पूछा कि आप यहां पर क्यों आए, तो पार्वती जी ने पूछा कि आप यहां पर क्यों आए, तो शिव जी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, यहां अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, यानी ये बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। ऐसे में मुझे ये स्थान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर ध्यान करने आ गया। तो ये भगवान शिव से संबंधित स्थल है। प्रश्न उठता है कि इस स्थल का नाम धानेश्वर धाम कैसे पड़ा। तो कहते हैं कि यहाँ बाद में जब भगवान शिव यहाँ पर आए, उसके बाद में कालांतर में एक इनकी शिष्या ने बहुत घोर तपस्या की। उस शिष्या का नाम था धन्नी देवी। धन्नी देवी ने यहाँ पर तपस्या की तो उसके सामने भगवान शिव प्रकट हुए और उसी के बाद में इस स्थल को धनेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और इसको छोटा पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। राजस्थान के अजमेर जिले में कोंकण तीर्थ के नाम से विख्यात पुष्कर और
उसी पुष्कर के नाम पर इसको मिनी पुष्कर यानी छोटा पुष्कर कहा जाता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और यहां पर भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता है। हाँ, एक बात और, ये जो धाम है ना, धानेश्वर धाम, ये खारी और मानसी नदियों के संगम पर स्थित है। खारी नदी वही नदी जो बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकल रही थी, भीलवाड़ा में जाकर के अजमेर और अजमेर के बाद टोंक में जाकर के बनास नदी में मिल रही थी। उस खारी नदी में एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है मानसी नदी। मानसी नदी भीलवाड़ा में आकर के इस खारी नदी में मिलती है और जहां खारी और मानसी नदियां मिलती है, उन नदियों के संगम स्थल पर ही ये धानेश्वर धाम स्थित है, जिसको राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है। अब आता है तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? वो वाद्य यंत्र जिसमें ध्वनि तारों के माध्यम से उत्पन्न होती है, जैसे कि जंतर। तो जंतर एक तत्वाद्य यंत्र है। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें तार लगे हुए होते हैं इस प्रकार से, और इन तारों से ही इसमें आवाज यानी ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसको तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तत्वाद्य यंत्र है, जैसे रावण हत्ता है, इकतारा है, सारंगी, सुरिंदा, गुर्जरी, अपंग, भपंग, दुक्काको, कमायचा, सुरमंडल, रबाब, रबाज, तंदूरा, और ये मुख्य रूप से ये तत्वाद्य यंत्र है। इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, और बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। हालांकि मैं रटने के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन इनके लिए रटने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए इसकी ट्रिक भी मैंने बना रखी है, उसको याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। उसी प्रकार होते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। जिन वाद्य यंत्रों में ध्वनि फूंक के माध्यम से उत्पन्न की जाती है वे सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जैसे तुरई है, अलगोजा है, बांसुरी है। इस तरह के जो वाद्य यंत्र है, भूंगल, नागफणी, कर्णा, सींगी, नड़, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र है। फिर आते हैं घन वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि चोट से उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं जिन पर प्रहार किया जाता है तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे थाली है, जांज है, करताल है, मंजीरा, खड़ताल, रमजोर, घुरालियो, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है। और एक है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें ध्वनि जो चमड़ा होता है उस पर प्रहार करने से उत्पन्न होती है, जैसे ढोलक है, नगाड़ा है, मृदंग है, पखावज, चंग, मांदल, ये सारे के सारे अवनद वाद्य यंत्र है। फिर अगला प्रश्न, नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? तो ये तोप शाहाबाद दुर्ग में है, और शाहाबाद दुर्ग के बारे में हम लोग पिछले क्विज में इसकी चर्चा कर चुके हैं, जहां हमने सावन भादो महल के बारे में चर्चा की थी कि सावन भादो महल कहाँ स्थित है। तो वहां हमने बताया था कि सावन भादो महल शाहाबाद दुर्ग 12 में स्थित है, और वहां हमने 18 तोपों की भी चर्चा की थी। उसी पर एक तोप है नवल बाण नामक विशाल तोप। तो ये नवल बाण नामक विशाल तोप शाहाबाद दुर्ग में है, इसलिए यहां हमने इसकी ज्यादा चर्चा नहीं की है, क्योंकि इसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। अब आता है वंश भास्कर। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले क्विज में। वहां हमने उडिक पुराण नामक एक पुस्तक की चर्चा की, और उसके बारे में हमने बात की कि प्रेम प्रकाश देवल ने उसको लिखा था। उसके बाद उसको 2004 में सूर्यमल मिश्रण अवार्ड भी दिया गया था। सूर्यमल मिश्रण के बारे में भी हमने चर्चा की। सूर्यमल मिश्रण जिनका जन्म बूंदी के हिरणा नामक गांव में हुआ था, पिताजी का नाम चंडीदान, और ये राम सिंह जी के आश्रित थे, दादू पंत में विश्वास रखते थे, सुंदरदास जी के प्रति इनकी श्रद्धा थी। सुंदरदास जी दादू पंत के कोई संत थे, और इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में राम रंजाट नामक ग्रंथ की रचना की, और उसके बाद इन्होंने बूंदी राज्य के वंशावली लिखी, जिसमें इन्होंने बूंदी राजवंश की वंशावली लिखी, वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा। उसी वंश भास्कर की चर्चा यहाँ पर कई
उसी वंश भास्कर से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। इनके अलावा सूर्यमल जी मिश्रण ने 1857 की क्रांति के योद्धाओं में जोश और उत्साह का संचार करने के लिए वीर शतशई नामक ग्रंथ की भी रचना की। इन सारी बातों के बारे में हम लोग चर्चा पहले की क्विज में कर चुके हैं, तो यहाँ हमने उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की है। अब आता है अगला प्रश्न, भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है? भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान तो यह है राजस्थान के सिरोही जिले में एक दुर्ग है जिसका नाम है अचलगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का किला। ये इस प्रकार का वो किला बना हुआ है और इसमें यह है सिरोही जिला। सिरोही की सीमा गुजरात के साथ लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस अचलगढ़ दुर्ग के संदर्भ में कि सिरोही की सीमा गुजरात के साथ लगती है। प्रश्न उठता है ऐसा क्या है इस अचलगढ़ दुर्ग में, जिस भंवराथल की क्या विशेषता है जिसकी वजह से इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इस दुर्ग की चर्चा करें तो इसका निर्माण तो बहुत पहले परमारों ने करवाया था। बाद में मेवाड़ के राजा बने महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का पुनरुद्धार करवाया। हालांकि ये जर्जर अवस्था में पूरी तरह ढह चुका था। बाद में महाराणा कुंभा ने दूसरी बार इसका निर्माण करवाया। तो वास्तविक रूप से तो इसके निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा ही है, लेकिन उससे पूर्व परमारों के द्वारा भी ये बनाया जा चुका था। और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने इसलिए करवाया ताकि गुजरात की तरफ से होने वाले आक्रमणों से मेवाड़ की रक्षा की जा सके। और महाराणा कुंभा के बारे में अगर चर्चा करें तो महाराणा कुंभा जिनको राजस्थान में 32 किलों का निर्माता कहा जाता है और उन 32 किलों में एक किला अचलगढ़ का किला भी है। इसके बारे में एक कहानी आती है कि यहाँ पर गुजरात की तरफ से इस अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था महमूद बेगड़ा ने। कालांतर में महमूद बेगड़ा नामक व्यक्ति ने यहाँ पर इस अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थल थे, बहुत सारी मूर्तियां थी भगवान की। उन मूर्तियों को इस महमूद बेगड़ा के द्वारा तोड़ा गया। भगवान शिव की मूर्ति थी, शिव के नंदी की मूर्ति थी, उनको भी इस महमूद बेगड़ा के द्वारा तोड़ दिया गया था अचलगढ़ दुर्ग में। और तोड़ करके बाद में ये वापस गुजरात की ओर रवाना हुआ। तो कहते हैं कि इस पर बहुत सारे भंवरों ने आक्रमण कर दिया। भंवरा मतलब भ्रमर, जिसमें जहर होता है। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। 1 मिनट में बता ही देता हूं। इन भंवरों ने आक्रमण कर दिया था महमूद बेगड़ा ने। महमूद बेगड़ा यहां से भागा और कहते हैं कि देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने के कारण दैवीय प्रकोप हुआ, जिसकी वजह से ये भ्रमर आए और उस महमूद बेगड़ा पर आक्रमण किया और उसको यहां से भगा दिया। तो उसके बाद इस स्थान को भंवराथल के नाम से जाना जाता है। तो भंवराथल राजस्थान के सिरोही जिले में है, अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इस प्रकार राजस्थान के जीके से संबंधित प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा की। फिर हम अगली कड़ी में वापस कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।